Hello everyone. So this is your 5th class of Contract Act. Today we will be discussing with the topic by whom the contract may be performed. So the topic for today is by whom the contract may be performed. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कौन कौन जिम्मेदार है करने के लिए, हु आर एलिजिबल फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट. ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो जो कि होली और सोली बेस्ड है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के स्किल या टैलेंट के ऊपर, तो उसका परफॉर्मेंस केवल वही इंसान कर सकता है. तो क्या कल को अगर उस प्रॉमिसर या उस इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बदले कोई और इंसान काम नहीं कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है. When the contract is wholly based on the skill and talent of the promisor, यानी कि the contract निर्भर है पूरा सामने वाले के स्किल और टैलेंट के ऊपर. कल को अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो असमर्थ होता है परफॉर्मेंस करने के लिए, उसके बदले वो कॉन्ट्रैक्ट को कोई और पूरा नहीं कर सकता है. तो क्या हम कह सकते हैं? फर्स्टली बाय प्रॉमिसर, यानी कि when the contract is wholly based on the skill and talent of promisor, performance can be made only by promisor and not by any other person. यानी कि if the contract is solely based upon the skill and talent of the promisor, उसका परफॉर्मेंस भी केवल प्रॉमिसर द्वारा ही हो सकता है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. A agreed to paint a picture for B. However, after the contract was entered, A died. A कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है B के साथ. A प्रॉमिसर है, B प्रॉमिसी है. A ने कॉन्ट्रैक्ट किया था पेंट करने के लिए, पिक्चर पेंट करने के लिए फॉर B. नाउ अगर किसी कारणवश A की डेथ हो जाती है तो क्या वो परफॉर्मेंस क्या वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है? नहीं, बिकॉज इन सच केस द कॉन्ट्रैक्ट इज होली बेस्ड अपॉन द स्किल ऑफ A. So we can conclude that A, that is promisor, if the contract is based on the skill of promisor, it can only be performed by him and not by any other person. यानी कि only promisor in such case can perform the contract. Secondly, by agent or legal representative. यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स इज नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन द स्किल और टैलेंट ऑफ प्रॉमिसर, उस केस में अगर प्रॉमिसर असमर्थ है या प्रॉमिसर के बदले में उसका एजेंट या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उसका परफॉर्मेंस कर सकता है, ओनली जब वो कॉन्ट्रैक्ट
स्किल और टैलेंट ऑफ प्रोमिसर पे बेस्ड नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मल गुड सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट होता है ए द्वारा टू बी, ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सप्लाई गुड्स टू बी। किसी कारणवश अगर वो परफॉर्मेंस ए द्वारा नहीं किया जा रहा है तो उसका परफॉर्मेंस बाय एजेंट या बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए कैन बी परफॉर्म्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सनल स्किल या टैलेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए इसका परफॉर्मेंस थ्रू एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिसर कैन बी मेड। तो कैन वी से when the contract is not based on the skill of promisor, it can be performed by either agent or legal representative of promisor. Am I clear? यानी कि if the contractual terms are not based upon the skill and talent of promisor, in such case either the agent or the legal representative can make the performance. Thirdly, by थर्ड पार्टी। ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स में प्रोमिसर वादा करता है परफॉर्मेंस के लिए। किसके लिए वादा करता है? प्रोमिसी के लिए वादा करता है, ठीक है। थर्ड पार्टी जो कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि थर्ड पार्टी परफॉर्म करेगा प्रॉमिस ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसर। कब कर सकता है? थर्ड पार्टी प्रॉमिस का परफॉर्मेंस कर सकता है या प्रॉमिस कर सकता है परफॉर्मेंस के लिए कब? व्हेन फॉर whom the performance is being made, यानी जिसके लिए काम किया जा रहा होगा उसको कोई आपत्ति या कोई दिक्कत नहीं है। इफ द पर्सन अग्रीज या एक्सेप्ट कर रहा है परफॉर्मेंस बाय थर्ड पार्टी, बाद में वो प्रोमिसर को कंपेल या फोर्स नहीं कर सकता है परफॉर्मेंस के लिए। ध्यान दीजिएगा, थर्ड पार्टी इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में हुआ है, पर अगर थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस कर रहा है और एक्सेप्टेंस भी हो रहा है उस परफॉर्मेंस का, बाद में प्रोमिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा परफॉर्मेंस के लिए। अगर एक्सेप्टेंस नहीं करना है परफॉर्मेंस ऑफ थर्ड पार्टी का, तो उसी समय रिजेक्ट या मना कर देना रहेगा कि परफॉर्मेंस कैन नॉट बी मेड बाय थर्ड पार्टी। पर अगर एक्सेप्टेंस हो जा रहा है, काम को बेनिफिट ले लिया जा रहा है जो कि थर्ड पार्टी द्वारा किया जा रहा है, बाद में प्रोमिसर को फोर्स नहीं कर सकते हैं वही काम करने के लिए जो कि थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसर कर रहा होगा, ठीक है। थर्ड पार्टी नॉट बीइंग अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन परफॉर्म द promise however if the acceptance of performance of third party is accepted, in such case later on promisor cannot be compelled to make the performance। एग्जाम्पल लेते हैं, ए को बी को फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये देने थे। ए को बी के कितना अमाउंट देना था? 5,000 रुपये देना था। ए का एक फ्रेंड है सी, ठीक है। अगर सी ने ए के बदले
बी को 2000 का पेमेंट कर दिया है, अगर सी ने ए के बदले बी को 2000 का पेमेंट कर दिया है तो बाद में बी केवल बैलेंस अमाउंट जो कि 3000 है वही रिकवर कर सकता है फ्रॉम ए। हियर इन द गिवन एग्जाम्पल ए इज द प्रोमिसर, B being the promisee, C being the third party. If the amount that is rupees 5,000 which was to be paid by A to B, if C यानी कि थर्ड पार्टी मेक्स द पेमेंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹2000, then only the balance that is 3000 can be recovered from A, यानी कि उस केस में ओनली जो कि बैलेंस का पैसा है दैट इज 3000 कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम A. ओके, नाउ फोर्थली वुड बी ये तो बात हुई थर्ड पार्टी के बारे में। नाउ जॉइंट प्रोमिसर, यानी कि जब दो या दो से अधिक लोग किसी प्रॉमिस के लिए या किसी परफॉर्मेंस के लिए वादा करते हैं या प्रॉमिस करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, उस केस में ऑल ऑफ देम वुड बी जॉइंटली लायबल। दो या दो से अधिक लोग प्रॉमिस कर रहे हैं परफॉर्मेंस करने के लिए, उस केस में ऑल ऑफ द प्रॉमिसर वुड बी जॉइंटली लायबल अनटिल एंड अनलेस कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स में कुछ और स्टेटेड है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं, व्हेन टू और मोर पर्सन jointly promise the performance can be made by all of them jointly unless contrary situation arise. एग्जाम्पल लेते हैं, A, B and C jointly borrowed a sum of money from X. तो A, B और C तीनों जॉइंटली बोरो किए हैं सम ऑफ मनी फ्रॉम X। पेमेंट के लिए कौन लायबल रहेगा? तीनों जॉइंटली, दैट इज A, B और C जॉइंटली। इन केस ऑफ डेथ ऑफ आइदर ऑफ द प्रोमिसर, दैट इज आइदर ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद द सर्वाइवर ऑफ जॉइंट प्रोमिसर लायबल रहेगा। यानी कि A, B और C तीनों ने मिलकर जो अमाउंट बोरो किया है X से, उसका रीपेमेंट A, B, C लिविंग या तो जीवित रहते हुए करेंगे। इन केस ऑफ डेथ एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर की डेथ हो जाती है, अगर A की डेथ हो जाती है तो A का लीगल हायर अलॉन्ग विथ B सर्वाइविंग जॉइंट प्रोमिसर एंड C सर्वाइविंग जॉइंट प्रोमिसर अमाउंट जो बोरो किया है उसे रीपे करेगा। अगर सारे ही जॉइंट प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द जॉइंट प्रोमिसर वुड रीपे द अमाउंट। तो यानी कि ऑल द जॉइंट प्रोमिसर, दैट इज A, B and C would jointly make the repayment
in case of death of one of the joint promisor, legal representative of such joint promisor along with surviving joint promisor would make the परफॉर्मेंस। और इन केस अगर सबकी डेथ हो जाती है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल द जॉइंट प्रॉमिसर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव of all the joint promisor would make the repayment। Am I clear? यानी कि जॉइंट प्रॉमिसर जो लोग मिल करके प्रॉमिस कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कोई भी वो लोग मिल के करेंगे, और अगर किसी भी जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है उसके बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विथ सर्वाइविंग जॉइंट प्रॉमिसर उसका परफॉर्मेंस करेगा। ये तो बात हुई अगर 3 जॉइंट प्रॉमिसर या 1 से 2 से अधिक जॉइंट प्रॉमिसर मिल के कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। ये भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, if A has borrowed a sum from X, Y and Z। यहाँ तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में प्रॉमिसर की बात थी। अब अगर प्रॉमिस ही है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी परफॉर्मेंस के लिए कौन कंपेल कर सकता है? इधर X, इधर Y और Z। यानी कि both in case of being a promisor or promisee situation would be the same। एक और बात, अगर joint promisor के केस में any of the single या any of the one joint promisor is making the payment on behalf of other joint promisor, उसकी recovery from the other promisor can be made। यानी कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर A, B, C जॉइंटली कोई सम बोरो कर रहे हैं X को, और अगर उसका रिपेमेंट केवल A कर रहा है, द रिकवरी और द बैलेंस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम B एंड C इन इक्वल प्रपोर्शन अनटिल एंड अनलेस कुछ और कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स में लिखा है। तो क्या हम कह सकते हैं? इन केस ऑफ पेमेंट by one of the joint promisor, recovery of the amount can be made in equal proportion या as per contractual proportion from the other joint promisor। बिल्कुल कह सकते हैं। नाउ हमने बात की हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिसर या तो खुद से करेगा जब होली उसके स्किल या टैलेंट पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो, अगर उसके स्किल एंड टैलेंट पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ना हो तो या तो एजेंट या तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड बाय थर्ड पार्टी ऑल्सो, या तो फिर इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर एनी वन ऑफ देम, either all will be jointly responsible या any one acting on behalf of all, however the recovery from the other promisor can be made। तो इन केसेस में परफॉर्मेंस ये सारे लोग करेंगे। नाउ सक्सेशन एंड असाइनमेंट। एक टर्म पढ़ेंगे सक्सेशन और असाइनमेंट। सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन वो होता है जब ना केवल के ओनली बेनिफिट बल्कि डिसएडवांटेज या बर्डन भी ट्रांसफर होता है। यानी कि सक्सेशन के केस में
both benefit as well as burden is transferred. एग्जाम्पल लेते हैं, son after his death of father would succeed the estate of his father. तो ना केवल he would be responsible या he would enjoy the benefit of assets which he has obtained from his father, but also the burden of liability which his father has incurred, उसके लिए भी उसे जिम्मेदार माना जाएगा या उसके लिए भी उसको कहा जाएगा कि उसे उसको इनकर करना पड़ेगा. तो यानी कि कह सकते हैं हम कि फादर के डेथ के बाद उसका जो सन है वो उसके स्टेट को सक्सीड करेगा, बेनिफिट या एसेट का जो अमाउंट है वो सन को मिलेगा, ऑल्सो लायबिलिटी जो फादर ने इनकर की है उसे भी पूरा करना पड़ेगा या चुकाना पड़ेगा सन को. बट एक बात है, द अमाउंट ऑफ एसेट जितना बेनिफिट मिला है फ्रॉम द स्टेट ऑफ फादर, लायबिलिटी अगर उससे ज़्यादा अमाउंट की है, उस केस में द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी वुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ एसेट ऑब्टेन्ड. यानी कि अगर सन को जो बेनिफिट या एसेट मिल रहा है फ्रॉम द स्टेट ऑफ फादर वो कम है एज कंपेयर टू द लायबिलिटी जो उसके फादर ने इनकर की है, तो उस केस में सन वुड बी रिस्पॉन्सिबल ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ एसेट विच ही हैज ऑब्टेन्ड. सो कैन वी से दैट सक्सेशन के केस में both benefit and burden is transferred. However, liabilities would be restricted only up to the amount of asset obtained. एग्जाम्पल लेते हैं, son would succeed the estate of his father. He would receive both benefit as well as has to settle the liability, but he would be responsible or liable only up to the amount of एसेट ऑब्टेन्ड. यानी कि कह सकते हैं बोथ बेनिफिट एज वेल एज बर्डन तो ट्रांसफर हो रहा है, पर बर्डन और लायबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ बेनिफिट या एसेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेट. बिल्कुल कह सकते हैं. नाउ